स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों ने पहले सभी वीडियोस को देख लिया होगा, उम्मीद करता हूं, क्योंकि अब जब जो हम बात करेंगे यानी कि 7वां लेक्चर है, इससे पहले 7-6 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और 7वीं वीडियो के अंदर जो बातचीत होनी वो तभी समझ में आएगी जब आपने पुरानी चीजें देख ली होंगी। बहुत अच्छे से समय लगा करके करने को तो 2-1 लेक्चर में पूरा हो जाता है चैप्टर, लेकिन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से खोल के बताने के चक्कर में चीजें लंबी हो रही हैं और मैं समझता हूं कि समय देकर के आप चीजों को पढ़ते हो तो अच्छे से तैयार होती हैं। ठीक है, तो अब तक जो हमने डिस्कस किया है और आज जो डिस्कस करेंगे उनका उसका कनेक्शन बहुत तगड़ा कनेक्शन है। हम आज प्रश्नावली आपके पास में जो होती है प्रश्नावली बेटा 7.3 है, आई थिंक उसका आज इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन मतलब उन सभी बातों पर बहुत गहनता से चर्चा करेंगे जो आपको 7.3 हल करने के लिए मददगार सिद्ध होंगी, है ना। मतलब हेल्प करेंगे, सीधी बात है, मददगार शुद्ध हिंदी का शब्द हो गया। तो अब इस चीज को जोड़ने के लिए मतलब क्या हम करना चाहते हैं, पहले थोड़ी सी बात बताते हैं। अब तक मैंने आपको जो दो ट्राइंगल्स को सर्वांगसम सिद्ध करने की जो कसौटियां बताई हैं, नंबर 1, नंबर 2, अगर मेरे पास ये ट्राइंगल ए बी सी है ना, ये त्रिभुज, और ये पी क्यू आर है, और मैं ये चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि इन दोनों को सर्वांगसम प्रूव करूं, तो आई थिंक मैंने अब तक 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की है। एक तो एस ए एस, साइड एंगल साइड, मतलब अगर हमारे पास में ये साइड सपोज कर लो इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और इनके बीच का एंगल जो है अंतर्गत एंगल वो बराबर हो, तो ये एस ए एस प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारे पास में एंगल साइड एंगल, तो वो इस तरीके की प्रॉपर्टी थी कि अगर सपोज कर लो एंगल साइड एंगल के, अगर सपोज कर लो इसे हटा लो इस बार, है ना, आपके पास में ये एंगल इसके बराबर हो जाए और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, है ना, आपके पास में, और इनके बीच की जो अंतर्गत साइड है वो बराबर हो जाए, तो भी हम लोग इन दोनों को सर्वांगसम कहते थे। तीसरी कंडीशन हमने बात की थी एंगल एंगल साइड, और एंगल एंगल साइड ये थोड़ी सी समझने लायक प्रॉपर्टी थी, हमने इसमें बहुत जोर दे के चीजें बताई थी। वो क्या था कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों त्रिभुजों में कोई एक कोण बराबर हो जाए, मतलब दो कोण, कोई भी दो कोणों का युग्म, सपोज कर लो ये वाला कोण बराबर हो जा रहा है इस वाले के और ये वाला जो कोण है बराबर हो जा रहा है इस वाले के, कोई भी दो युग्म, ये भी हो सकता था। फिर जो ये साइड होती थी, ये साइड कोई ऐसी वैसी साइड नहीं होती थी, ये साइड होती थी संगत भुजा। संगत का मतलब कि अगर अगर आप इस ट्रायंगल की इस साइड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आपके पास में, एक मिनट चौक जरा छूट गई, तो इस साइड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इसी साइड की बात करेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल में भी संगत साइड की बात करेंगे। और अगर सपोज को इसमें ये वाली बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो फिर इसकी बात नहीं होगी, तो फिर इसी की बात होगी, तब सर्वांगसम होंगे। बात समझ पा रहे हो? ये 3 प्रॉपर्टी मैं बहुत डिटेल से बता चुका हूं पिछली सारी वीडियोस के अंदर, लेकिन वायदा जो था ना, जो हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था, हमने आपको 5 चीजें पढ़ाने की बात की थी। नंबर 4 पे हम पढ़ाएंगे साइड साइड साइड, जो कि अब तक नहीं डिस्कस की गई है, और 5वीं थी आर एच एस। आर एच एस, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी आज हम लोग, जो हमारा इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है 7.3 का, उसके अंदर हम चर्चा करेंगे। यानी कि आपके पास में वो 5 शक्तियां लग जाएंगी, वो 5 हथियार आपके हाथ में आ जाएंगे, जिनसे आप 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा सकते हैं। तो चलिए फटाफट बात करते हैं आज के इस इंट्रोडक्शन की और शुरुआत करते हैं, ताकि चीजें अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, जैसे कि अमूमन अगर मैं लिखूं आपके पास में जो नियम है मेरा, मैं इस चीज को लिखूं कि ये सपोज कर लो 4th नियम है ना, नियम नंबर 5 भी, 4 भी कह सकते हैं, नियम नंबर 4 भी कह सकते हैं, कसौटी 4 भी कह सकते हैं, जो आपको मन में आवे क्राइटेरिया, कि एस 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 सर्वांग क्षमता की अगर हम लोग बात करें, सर्वांग क्षमता की हम लोग बात करें, तो बेसिकली आपकी समझ में आ गया होगा कि अगर 2 ट्रायंगल मेरे पास रहे होंगे, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल मेरे पास में रहे होंगे, आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये जो पॉइंट है ना, ये परमेय 7.4 के रूप में है, इसको आप परमेय कह लो, चलो परमेय जो है आपके पास में ये 7.4 के रूप में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 त्रिभुज मेरे पास में हो, सपोज कर लो ये ए है, ये बी है, एंड ये सी है, ये आपका पी है, ये क्यू है और ये आर है, अगर सारी साइड्स बराबर हो जाए, एक ये भुजा तो इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, मतलब संगत सारी साइड्स बराबर हो जाए आपस में दोनों की, तो हम लोग उसको सर्वांगसम कह देंगे आराम से।
जबकि ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैं पहले ही बता चूंगा लेकिन फिर बताऊंगा कि ए एंगल 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 नाम की सर्वांगक्षमता की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर दो त्रिभुजों में सभी कोण बराबर हो जाते हैं, है ना, तो ये जरूरी नहीं है, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सर्वांगक्षम हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है सर्वांगक्षम हो जाए। बात मेरी समझ में आ रही है? उसके लिए आपको कोई सी एक साइड जो है संगत भुजा, यानी कि आपको जैसे हम यहाँ पे एस इस्तेमाल करते थे, ए एस, तो संगत भुजा में लेनी पड़ती थी। तो अगर एंगल 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 हमारे पास दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हैं, तो ये पर्याप्त कंडीशन नहीं है, ये पर्याप्त स्थिति नहीं है कि आप दो त्रिभुजों को सर्वांगक्षम कह पाए। तो इस चीज से बचें, ये तुरंत आपकी कमजोरी को दिखा देगा टीचर को, तो इस चीज से बचें। लेकिन एस 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 के अंदर हो सकता है, एस 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 के अंदर अगर ये 5 सेंटीमीटर की रही होगी तो ये भी 5 सेंटीमीटर की रही होगी, अगर ये 4 सेंटीमीटर की रही होगी तो ये भी 4 सेंटीमीटर की रही होगी, ये 3 सेंटीमीटर की रही होगी तो ये भी 3 सेंटीमीटर की रही होगी, और इसको अगर मैं उठा करके इसके ऊपर रख दूंगा तो पूरा का पूरा ओवरलैप हो जाएगा, ये एक दूसरे को छुपा लेंगे, तो सर्वांगक्षम हो जाएंगे, सारे एंगल समान हो जाएंगे। लेकिन एंगल वाले केस में सपोज कर लो कि ऐसा है और इसके समांतर एक भुजा मैंने ऐसी बना ली, एक छोटा सा और है ना, एक छोटा सा एंगल ऐसा है, ये भी कोण ये इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो लेकिन सर्वांगक्षम नहीं होंगे। क्लास 10th में सीखेंगे क्या होंगे फिर, है ना, लेकिन 10th की बात अभी नहीं करेंगे, ये समरूपता की बात है, सिमिलरिटी को आगे करेंगे। तो आई थिंक ये प्रमेय आप समझ लें। स्टेटमेंट आपकी 7.4 प्रमेय में लिखी, प्रमेय का कोई प्रूफ उपलब्ध नहीं हो, मतलब प्रूफ तो है लेकिन आप पढ़ के समझ सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको प्रूफ में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एक जो आपकी प्रमेय है जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो है 7.5, और बेसिकली उसको हम जानते हैं RHS सर्वांगक्षमता के रूप में, और ये स्पेशल होता है, ये स्पेशल होता है किसके लिए, ये होता है बेटे समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए ये बातचीत होती है आपकी, समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अब ये RHS क्या है? RHS आज तक आपने पढ़ी होगी, राइट हैंड साइड, आई थिंक, है ना, तो मैं अलग अलग मतलब बता रहा हूं। इस RHS का मतलब क्या, बहुत अच्छे समझ लेना कि अगर दो ट्रायंगल मेरे पास में है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, सपोज कर लो इसको मैंने ABC कह दिया और इसको आप DEF कह लोगे, PQR हमेशा लेते हैं तो DEF ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये दो ट्रायंगल है मेरे पास, दो त्रिभुज हैं और दोनों समकोण है, समकोण का मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और इनको सर्वांगक्षम दिखाना है, तो उसके लिए ये कंडीशन काम में आती है। तो याद रखें कि इस R का जो मतलब है, इस R का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल, और राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। समझ में आई बात? समकोण है ना, समकोण, ठीक है। फिर एक चीज और है इसके अंदर, H, इस H का मतलब होता है हाइपरटेन्यू, हाइपर, ठीक है, हाइपोटेन्यू, हाइपो, ठीक है ना, आपके पास में हाइपोटेन्यू, हाइपोटेन्यू, ठीक है, टेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को हिंदी में कहा जाता है कर्ण, और आपको पता है इस बात का, हम पढ़ा के आए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और यही कर्ण होता है, इसी को हम हाइपरटेन्यू कहते हैं, ठीक है मेरे बेटे, ओके। अब बात बचती है साइड की, एक ये साइड, ये साइड है, ये साइड का मतलब एस का मतलब साइड ही है इसका, और साइड मतलब भुजा है, क्या है? भुजा है। तो मेन बात ये हुई कि अगर दो समकोण त्रिभुजों में एक तो समकोण हो, इट मींस राइट एंगल हो, उनके कर्ण बराबर हो, ये कर्ण इसके बराबर हो जाए, और एनी साइड, कोई भी एक साइड, यानी कि ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके भी बराबर हो गई, जरूरी नहीं है इसी के बराबर हो, किसी के भी बराबर हो सकती है, दोनों में से एक साइड बराबर हो जाए। तीन कंडीशन, 90 डिग्री कोण होना चाहिए, कर्ण बराबर होने चाहिए, और कोई सी एक भुजा बराबर होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज आपके पास में सर्वांगक्षम होंगे। तो ये दोनों प्रमेय हैं, आप इन दोनों को समझ लें अच्छे से, और इस पर आधारित कुछ सवाल हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ताकि आपको ये पॉइंट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। आई थिंक इनको पढ़ लेना जरूरी है। आप स्टेटमेंट अपनी कॉपी में
जो इनकी है प्रमेय 7.4 प्रमेय 7.5 इनकी स्टेटमेंट अपनी कॉपी में जो नोट्स आप बना रहे हो उनको सुंदरता का इस्तेमाल करते हुए लिख लें, ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, तब आगे बढ़ेंगे। इससे पहले तो कुछ बात करनी बेकार है। चलिए जी, जो अभी अभी हमने बातें की हैं और उन बातों के साथ में कुछ क्वेश्चंस करने जरूरी हैं, उसी क्रम में हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि जरूरी है करना, अच्छा सवाल है। और अब हमारे पास में सर्वांग क्षमता सिद्ध करने के 3 नहीं 5 तरीके हैं, और 5 तरीकों को आप याद रखें। SAS, AASA, AAS और SSS और RHS, ठीक है ना। ये है, तो जो जहां फिट होगा वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। देख कह रहा है कि AB एक रेखाखंड है, चित्र में भी साथ साथ देखते रहें। AB एक रेखाखंड है, ठीक है, तथा बिंदु P और Q इस प्रकार रेखाखंड AB के विपरीत और इस प्रकार हैं, स्थित हैं। एक ऊपर है एक तो नीचे है, विपरीत दिशा में हो गया ना, ठीक है। इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है, मतलब इस हमारे पास में P की इस A से भी दूरी उतनी ही है जितनी इस B से दूरी है, तो पहले निशान लगाए, यानी कि ये दूरी इसके बराबर है। इसी तरीके से ये जो Q पॉइंट है वो A से जितना दूर है वो B से भी उतना ही दूर है, ठीक है। ओके, समदूरस्थ का मतलब आपको समझ में आ गया, समान दूरी पर है। दर्शाइए कि जो PQ है, मीन्स ये वाला जो है, ये PQ है, ये PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। इस शब्द को समझ लेना जरूरी है। एक ऐसी लाइन, इस लाइन को अगर कोई लाइन इस तरीके से कट करती भी जाए कि इसको 2 भागों में तोड़ रही, मतलब समान 2 भागों में भी तोड़ रही है, कि अगर 4 सेंटीमीटर इधर है तो 4 सेंटीमीटर इधर भी है, साथ ही साथ ये 90 डिग्री कोण पे भी हो, लंब भी हो और समद्विभाजक भी हो, तो लंब समद्विभाजक है। तो मेरे को इस क्वेश्चन का मेन लक्ष्य ये है, क्या है मेरा एम इसमें, कि मुझे ये दिखाना है कि ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एंगल जो बन रहा है ये वाला या फिर ये वाला, ये 90 डिग्री कोण है, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री दिखाने के लिए कि योजना दिमाग में बनाए, हम कैसे कर सकते हैं, जरा सोचिए इसको कैसे कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला जो कोण है इधर वाला और ये इधर वाला कोण जो है, इनको मैं बराबर दिखा दूं किसी भी तरीके से, कि ये x है तो ये भी x दिखा दूं, फिर आपको पता सरल रेखा में बने हुए कोण ये x है, ये x है, और आपको पता इन दोनों का योगफल x प्लस x आपका 180 हो जाएगा, और 2x बराबर आपका 180 हो जाएगा, और x बराबर आपका तो 90, फिर चिल्लाते फिरना जी हो गया काम। तो आई थिंक मेन लक्ष्य क्या है, हम लोग चाहते हैं कि ये वाला और ये वाला कोण बराबर हो जाए। अब ये वाला और ये वाला कोण बराबर दिखाने के लिए हमें सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इस जो त्रिभुज है मेरे पास ऊपर की ये जो रखा हुआ है ये वाला, इसको ले ले और इधर वाले हिस्से को ले ले, इन दोनों को मैं सर्वांक्षम दिखा दूं, और सर्वांक्षम दिखा करके CP/CT से कह के कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर बात बन जाएगी। अब इनको अगर सर्वांक्षम दिखाने की बात करते हैं तो इनमें कौन कौन सी चीज हैं, किस प्रॉपर्टी सर्वांक्षम आ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह ध्यान से देखना कि ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी और कुछ भी इसमें बराबर नहीं, एक PC कॉमन हो जाएगी। मतलब अगर मैं इनको अलग अलग बना के दिखा दूं, एक ये है, एक ये है, आपके पास में ये P है, ये C है, ये P है, ये भी C है, लेकिन इधर A है, इधर ये B है, तो ये कंफर्म है कि ये वाली साइड तो इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तीसरी चीज और चाहिए, क्योंकि हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है 5 प्रॉपर्टीज में 3 चीजें होनी चाहिए, 3 तभी सर्वांक्षम होते हैं। तो तीसरी चीज में या तो ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए या फिर ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, तो कुछ जुगाड़ हमें बनाना पड़ेगा इस तरीके से। तो एक चीज करें इसमें, पहले इनको अभी आराम दें, तुम अभी रुको, तुम्हारे बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इसमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं मेरे को, एक त्रिभुज इधर वाला दिख रहा है ये वाला ऐसा, और एक त्रिभुज दिख रहा है इधर वाला मेरा ऐसा, यानी कि ये वाला हिस्सा नहीं PA और आपका Q, एक है मेरे पास में ये PQ और यहाँ पे है B। अगर इनको सर्वांक्षम दिखाया जाए तो क्या बन पड़ेगी क्या बात, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि जो PA है ना ये तो PB के बराबर है, देख लो, और जो AQ है ये BQ के बराबर है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो है बेटा ये वाला, ध्यान दो ये वाली ये कॉमन है ही है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी, है ना आपके पास में। तो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी हमारे पास है कि SSS सर्वांग क्षमता से ये दोनों के दोनों
ये दोनों के दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम हो जाएगा तो फिर ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और जो हमें चाहिए था इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। और आपको पता है कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये कॉमन है एंगल बराबर, तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? इससे हमने क्या करा, इससे फिर अगर हम इन दो छोटे वाले त्रिभुजों पे दोबारा से विचार करने लगे, सवाल लिखने में फटाफट हो जाएगा, अभी समझ ले जरा। तो फिर हम क्या कहेंगे, ये P है, ये A है, ये C है, ये P है, ये C है, ये B है। तो आप देख पाएंगे P ये तो इसके बराबर है ही है, ये इसके बराबर है ही है, और आप जब इन त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाओगे तो ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा। फिर हमारा ये दोनों कोण जो है, दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांग सम हो जाएंगे। फिर हम कह देंगे कि ये वाला कोण इसके बराबर, तो फिर बस जो मैं कहना चाह रहा था शुरुआत में वो काम बन जाएगा। जब ये कोण इसके बराबर हो जाएगा तो फिर हम कह देंगे कि हाँ यार इनका योग 180, फिर 90 दिखाने में दिक्कत नहीं होगी बेसिकली। तो चलिए जो योजना बनाई है उस पर विचार करते हैं, पहले इस पे बात ना करके इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखो मैं क्या करता हूं, मैं हल कर रहा हूं सवाल को कि जो ट्राइंगल है मेरे पास में, ट्राइंगल PAQ तथा ट्राइंगल मेरे पास में PBQ में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीजें बराबर रहेंगी भाई, कि जो एक तो AP जो है वो BP के बराबर है, ठीक आपके पास में। साथ ही साथ AQ इज इक्वल टू AQ हमारी BQ के बराबर है, बेसिकली दिया है, ये सब दिया है, ये दिया है और ये भी दिया है, ठीक है। और ये जो PQ है, द PQ इज इक्वल टू PQ, ये हमें पता है, ये कंफर्म सी बात है, ये उभयनिष्ठ है। ये कैसी है? उभयनिष्ठ है। ओके, उभयनिष्ठ हुए तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है PAQ ये सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल PBQ के। और अगर ऐसा हो जाता है तो जो एंगल है PAQ वो बराबर हो जाएगा एंगल PAQ नहीं, गलत कह रहा हूँ, APQ है ना, APQ, ठीक है ना, वो बराबर हो जाएगा एंगल BPQ के, यानी कि इस वाले के ये बराबर हो जाएगा, जो हमें चाहिए था। अब हम दोबारा से फिर उन जो छोटे छोटे ट्रायंगल से इसका काम हो गया, इसका कहाँ रोल खत्म, इसको भगाओ यहां से। अब हम बात करते हैं छोटे वाले त्रिभुजों में, इसमें और इसमें, यानी किस में कि ट्रायंगल मेरे पास में जो है PAC तथा ट्रायंगल PBC में आप देख पा रहे हैं कि PA जो है या AP जो है, AP कह लो क्योंकि ऊपर AP ले लिया तो AP ले लो, AP बराबर BP के बराबर है, ये भी दिया है, ठीक है बेटा। और साथ ही साथ जो PC है, PC के बराबर है, कॉमन है। लेकिन एक चीज अभी निकाली है हमने कि ये वाला जो एंगल निकाला, ध्यान से देखें, APQ, एंगल APQ। अच्छा एक बात बताओ, इस APQ को मैं नीचे तक ना ले जाकर APC तक रख लूं, APQ तक ना ले जाकर इसको अगर मैं लाइन को छोटा कर दूंगा, क्या एंगल में फर्क आएगा? क्या समझ नहीं पा रहे हो कि अगर आपके पास में ये एंगल है, मैं इस वाली साइड को यहां से मिटा दूंगा, तो अगर ये एंगल 30 का तो 30 का ही तो रहेगा, इस साइड से मिटने से क्या फर्क पड़ता है? तो वही काम मैं इसमें कर रहा हूं कि ये एंगल पूरा यहां से यहां तक का है, तो मैं तो यहां से केवल यहां तक का ले लूंगा, C तक। तो यहाँ पे क्यों ना लिख करके, है ना, आपके पास में यहाँ पे आप C लिख दो, वो बराबर हो जाएगा किसके? एंगल BPC के, है ना। और लिख दो, चूंकि हमें पता है ये ऊपर करा था कि एंगल APQ जो है वो बराबर था एंगल BPQ के, तब हमने ऐसा किया। अब इन दोनों चीजों से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहां पे देख लेंगे आप कि देखो दो साइड्स के बीच का एंगल है, ये दो साइड्स के बीच का एंगल बराबर है, तो हम कहेंगे SAS सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से हमारे जो ट्रायंगल लेके चले थे हम PAC, है ना, ट्रायंगल PAC वो सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल PBC के। तो ये हो जाएगा, तो सीधी बात है एंगल PCA एंगल PCA वो बराबर हो जाएगा एंगल PCB के, है ना, आपके पास में इसको A को यहां रख लो, क्यों? CPCT से। अब आपको पता है
ये x है, ये भी x है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं इसको x, ये छोड़ो ना, x के चक्कर में जब इतना कर लिया तो आगे भी कर लो। एंगल PCA प्लस एंगल PCB का योगफल कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। कैसे हैं? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म शब्द का अर्थ समझते हो? लीनियर वाले। अगर एक लाइन पे बनने वाले दो कोण हैं, ये वाला कोण रैखिक युग्म कहलाएंगे, क्योंकि एक रेखा पे बनने वाले हैं, और इन दोनों का योगफल 180 होगा, इसलिए हमने इसको 180 के बराबर लिखा है। ठीक है, थोड़ा तेज कर रहा हूं सवाल को, क्योंकि इसमें बाकी बचा कुछ नहीं। अब आपको पता है PCA प्लस इस PBC को भी PCA लिख दो, कोण PCA बराबर 180, तो 2 कोण PCA बराबर 180, और जब ये कटेगा इससे 90 बारी, तो कोण PCA बराबर जाएगा 90, है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कोण PCB भी आपका कितना जाएगा? 90। और बस बात वो प्रूफ हो गई जो कह रहा है, दर्शाइए कि PQAB पर का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, अतः PQAB का, है ना, AB का लंब समद्विभाजक है। लिख लेना अपने आप, थोड़ा जल्दबाजी में मैंने कर दिया। चलिए एक एग्जांपल और बचता है, फिर इसका इंट्रोडक्शन खत्म, फिर हम लोग एक्सरसाइज के अंदर, सवालों के अंदर चलेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए जी, अब हम इस इंट्रोडक्शन के लास्ट एग्जांपल पे बात करते हैं, और अच्छा एग्जांपल है। देखिए, कह रहा है बिंदु A पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं L और M, कितनी? L और M, दो रेखाएं हैं, एक रेखा L है, एक रेखा M है, जो A पर प्रतिच्छेद आपस में कर रही हैं, ठीक है। से समदूरस्थ एक बिंदु P है। समदूरस्थ का मतलब है आपके पास में इस रेखा से भी, इस L से भी इतनी दूरी पर है, यानी कि आपके पास में जो BP है, ये जो P पॉइंट है, वो L से जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे ये M से, यानी कि आपके पास में BP वो CP के बराबर होगी, जबकि चित्र में नहीं दिख रहा, लेकिन ये है ना आपके पास में। तो चलिए दर्शाइए कि जो AP है, आई थिंक ये वाली जो लाइन AP है, ठीक है, AP है ये वाली लाइन, दोनों रेखाओं के बीच के कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण कौन सा है? ये है कोण बीच का इनका, ये वाला कोण को समद्विभाजित करती है, मतलब ये वाला कोण हमें इसके बराबर दिखाना है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दोनों को सर्वांग दिखाओ, बात बन जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं, है ना, और उठाते हैं त्रिभुज ABP तथा दूसरा ट्रायंगल जो मेरे पास में है ACP में जो चीजें बराबर लिखी है, BP बराबर BP है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमें दिया है, समदूरस्थ वाली बात उसने करके हमें ये हिंट दे दिया था, ठीक है। और AP बराबर AP है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, बताइए। और एक एंगल आपके पास में ये दिख ही रहा है कि PBA या APB या ABP, है ना, या फिर एंगल ACP, ये दोनों 90 डिग्री हो गए, है ना। ये अब देखिए, इसमें हमें ये 90 जो हमने लिया है, कोण APB और ACB 90 ले लिया, ये वाला 90 हमने इस 90 का लेने का कारण है क्योंकि उसने कहा है, देखिए जब हम दूरी नापते हैं ना, हम दूरी जब नापते हैं, मान के चलो कि इस पॉइंट की इस रेखा से हम दूरी नापना चाहते हैं, समझ लो मेरी बात को, तो हम लोग दूरी ऐसे नहीं नापेंगे, हम लोग नापेंगे दूरी सीधी, बिल्कुल परपेंडिकुलर दूरी, वही आपकी मतलब शॉर्टर डिस्टेंस, या कहें कि लघुत्तम दूरी होती है जो 90 डिग्री पे है। तो अगर आप इस रेखा से इस P पॉइंट की दूरी देखेंगे तो ये दूरी ली जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग इसको 90 डिग्री ही कंसीडर करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास में ये तो कर्ण है, ये तो कौन सा है? 90 के सामने वाला, ये तो कर्ण हो गया, ये तो कर्ण हो गया, ये वो एक साइड हो गई, है ना, ये आपके पास में H हो गया, हाइपरटेन्यूज साइड हो गई, और ये आपका राइट एंगल हो गया। तो आप कह सकते हैं RHS सर्वांग क्षमता से जो ट्रायंगल है मेरे पास में ABP वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल ACP के। और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो ये वाला जो एंगल है BAP वो बराबर हो जाएगा एंगल किसके? CAP के। और जो ये दर्शाता है, क्योंकि अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं AP
AP दोनों रेखाओं के बीच कोण, दोनों रेखाओं के बीच कोण का समद्विभाजन करता है, समद्विभाजन करता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर इतना। तो आई थिंक इंट्रोडक्शन आपको ठीक लगा होगा, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप लोग चाहो तो अगली एक्सरसाइज के कुछ सवाल ट्राई कर सकते हो, नहीं ट्राई कर रहे हो तो फिर आपकी दिक्कत है, आपको करने चाहिए ताकि आपको लगे कि हम लोगों ने कितना सीखा है। बाकी एक एक क्वेश्चन तो मैं अपलोड करूंगा ही, कहीं दिक्कत परेशानी होगी तो फिर वीडियो में आके देख लेना, ठीक है। तो इतना रखते हैं आज, धन्यवाद।